अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं हमारा जो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड है। तो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड यूनिट 7 और उसका पार्ट 3 हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं डिज़ाइन ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। इससे पहली वाली जो पार्ट थी उसमें हम एनालिटिकल स्टडी हमने शुरू किया था, और एनालिटिकल स्टडी में हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन डिटेल से डिस्कस करवाया था। इसी स्टडी में जो है ना, इसी पार्ट में हम पढ़ेंगे कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी में सिंपल ये करते हैं कि इसमें हम कोहॉर्ट बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, जो अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले आप पॉपुलेशन को डिफाइन करते हो कि कौन सा टारगेट पॉपुलेशन है आपका। फिर उस पॉपुलेशन में आप नॉन रेंडमाइज सैंपल लेते हो। नॉन रेंडमाइज का मतलब ये होता है कि आप सैंपल को रैंडमली नहीं लेते, आप अपनी मर्जी की सेलेक्ट करते हो, या जो आपको अवेलेबल होता है, रेडीली अवेलेबल होता है, वो आप लेते हो, या जो रेडीली एक्सेसिबल होता है या सेलेक्टेबल होता है, आप खुद से सेलेक्ट करते हो कि ये चीज़ इसके लिए फिट है, ये चीज़ इस ग्रुप के लिए फिट है, ये बंदा इस ग्रुप में जाएगा, ये बंदा इस ग्रुप में जाएगा। तो ये नॉन रेंडमाइज होता है कि आप इसको रैंडमली नहीं लेते। ओके, अच्छा, इसमें जो है ना, आप दो ग्रुप में एक आप इसको डिवाइड करते हो। एक होता है एक्सपोज ग्रुप, दूसरा होता है नॉन एक्सपोज ग्रुप। एक्सपोज ग्रुप में जब आप फॉलो अप करते हो एक्सपोज के और नॉट एक्सपोज की, तो फॉलो अप के बाद जो है ना 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको पता चलता है कि एक्सपोज में कितने लोगों को डिजीज डेवलप हो गया और कितनों को नहीं हुआ। फिर नॉन एक्सपोज में कितने लोगों को डिजीज डेवलप हो गया और कितने को नहीं होगा। तो बेस्ड ऑन द आउटकम्स आपके पास 4 ग्रुप्स आते हैं। कितनी ग्रुप्स आ गई? 4 ग्रुप्स आ गए, लेकिन ये बेस्ड ऑन द आउटकम है। ओके, अच्छा, अब कोहॉर्ट स्टडी हम किसी को कहते हैं? कोहॉर्ट स्टडी आर आल्सो कॉल्ड फॉलो अप और इंसिडेंस स्टडी। इसको हम फॉलो अप स्टडी भी कहते हैं और इसको हम इंसिडेंस। फॉलो अप क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें जो एक्सपोज और नॉन एक्सपोज की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो फिर उस कोहॉर्ट की हम सालों सालों के लिए उसका फॉलो अप करते हैं कि वेदर दे डेवलप द आउटकम्स और नॉट। ओके, फिर इसको हम इंसिडेंस स्टडी भी कहते हैं। इंसिडेंस इसको हम इसलिए कहते हैं कि इसमें न्यू केसेस आते हैं। आपने एक्सपोज नॉन एक्सपोज में डिवाइड किया, तो फिर आप उसकी फॉलो अप करते हैं कि एक्सपोज में कितनों को केसेस लगते हैं और नॉन एक्सपोज में कितनों को केसेस लगते हैं। ओके, तो इंसिडेंस आप मालूम करते हो कि कितने न्यू केसेस आ रहे हैं। बिकॉज द डेटा ऑन एक्सपोजर एंड डिजीज रेफर फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, पॉइंट्स इन टाइम, कोहॉर्ट स्टडी आर आल्सो लॉन्ग। अब ये वाला जो है, बिकॉज क्योंकि इसमें हम एक्सपोजर और डिजीज का जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब एक्सपोजर जो है ना, आपने 2023 या 2022 में आपने एक्सपोजर लिया, और आप जो है ना उस एक्सपोजर को आप फॉलो अप करते हो। स्मोकिंग पेशेंट्स है, स्मोकिंग लोग है, मतलब 20 लोग आपने स्मोकिंग की सेलेक्ट की, उसको आप फॉलो अप करते हो पर 2 ईयर्स, और आपने 2024 में आपने उसका फिर स्टेटस मालूम किया कि इनको लंग कैंसर लगा है या नहीं लगा है। तो ये जो आपका स्टडी है, इधर आपने एक्सपोजर 2022 में और आपको जो है ना डिजीज आउटकम 2024 में आ गया। तो ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक फॉलो अप है। ये डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम में आप मेजर करते हो। कोहॉर्ट स्टडी लॉन्गिट्यूडनल, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल भी, लॉन्गिट्यूडनल क्यों? क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको हम मेजर करते हैं, और पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसी वजह से जो है ना इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कहते हैं। कोहॉर्ट स्टडी आर आल्सो कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव स्टडी। प्रोस्पेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम प्रेजेंट से चीज एक्सपोजर लेते हैं, और जो आउटकम होता है वो उस आउटकम के लिए हम फ्यूचर में जाते हैं, मतलब फॉलो अप करते हैं फ्यूचर में। तो इसी की वजह से इसको प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। ओके, अच्छा, कोहॉर्ट स्टडी ओवर टाइम मेजर आउटकम। तो इसमें जो है ना जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम करते हैं। इसके लिए सिनोनिम यूज होते हैं फॉलो अप स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और प्रोस्पेक्टिव। इसके साथ इसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं, जो हम थोड़ी सी बाद में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। अच्छा, जो कोहॉर्ट्स हम बनाते हैं, मतलब जो ग्रुप्स बनाते हैं, तो ग्रुप्स हम किस लिहाज से बनाते हैं, कैसे हम ग्रुप्स को बनाएंगे विद इन द कोहॉर्ट स्टडी? तो ग्रुप्स के फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला वाला टाइप जो है ना वो है बर्थ कोहॉर्ट है। बर्थ कोहॉर्ट में हम वो ग्रुप या वो इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं जो एक खास इलाके में, एक खास ईयर में या एक खास टाइम में पैदा हुई हो। ओके, तो सारे के सारे फॉर एग्जांपल विद इन 1 ईयर जो बच्चे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2020 में जो बच्चे पैदा हुई है विद इन पिशावर और विद इन पाकिस्तान, तो क्या है, विद इन पिशावर जो बच्चे पैदा हुई 2020 में, तो हमारे पास एक कोहॉर्ट हो गया। तो ये क्या है? ये बर्थ कोहॉर्ट है। या आप कहती हो कि विद इन 2010 जो बच्चे पैदा हुई थी विद इन कराची, तो ये क्या है? ये फिर आपके पास एक दूसरा कोहॉर्ट है। ओके, तो एक खास जियोग्राफिकल एरिया उसके लिए होता है। दूसरा होता है इंसेप्शन कोहॉर्ट। इंसेप्शन ऑल इंडिविजुअल असेंबल्ड एट अ गिवन पॉइंट बेस्ड ऑन सम फैक्टर। तो इसमें कुछ खास फैक्टर की बिना पे आप इंडिविजुअल को, जहाँ पे इंडिविजुअल असेंबल्ड होते हैं खास पॉइंट में, तो उसी के बेस पे आप उनको एक कोहॉर्ट
डिजाइन करते हो, एक ग्रुप आप डिजाइन करते हो। फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस है, हम कहते हैं कि ऑल द नर्सिंग ऑफिसर्स विद इन द KTH और HMC हॉस्पिटल, तो ये सारे के सारे नर्सिंग या विद इन द कार्डियोलॉजी वार्ड, तो वहाँ पे जो नर्सेज हैं वो एक खास पॉइंट में है, एक खास जगह में है और एक खास स्पेक्टर है उनके पास। स्पेक्टर क्या है कि वो सारे लोग जो है ना वो उधर नर्सिंग जॉब करते हैं। तो ये क्या है, ये इसको फिर हम करते हैं इंसेप्शन कोहॉर्ट कहते हैं। ओके, अच्छा, तीसरा जो है ना वो है एक्सपोजर कोहॉर्ट। एक्सपोजर में सिंपली नेम से जाहिर है कि जो लोग एक खास चीज़ को एक्सपोज हो, एक ग्रुप खास चीज़ को एक्सपोज होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट पोटेंशियली शेयर अ कॉमन एक्सपोजर, एक कॉमन एक्सपोजर को जो है ना वो शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जो HMC की कैथ लैब में जो लोग हैं वो सारे एक ही रेडिएशन को, जो नर्सेज विद इन द काम कर रही है विद इन द HMC कैथ लैब, तो वो सारे एक ही रेडिएशन को एक्सपोज है। तो उसका जो उधर ग्रुप है HMC कैथ लैब वाले, तो वो क्या है, वो एक ही ग्रुप है। क्या है वो, एक ही कोहॉर्ट, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो बेस्ड ऑन द एक्सपोजर टू द रेडिएशन, तो एक ही चीज़ को एक्सपोजर है। डिजीज कोहॉर्ट क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद अ स्पेसिफिक डिजीज, एक खास डिजीज के साथ जो इंडिविजुअल ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल आप एड्स पेशेंट एक खास डिजीज के साथ होते हैं तो उसको हम डिजीज कोहॉर्ट या एड्स डिजीज कोहॉर्ट कहते हैं। या लंग कैंसर पेशेंट है या जो है ना कोरोनरी हार्ट डिजीज वाले पेशेंट है, तो ये क्या है, सारे के सारे फिर एक खास डिजीज की कोहॉर्ट आप बनाते हो, ग्रुप आप बनाते हो। ओके, अच्छा, फिर स्टेप्स एंड कोहॉर्ट स्टडी। अब जब आप कोहॉर्ट स्टडी करते हो तो कौन से स्टेप्स को आपने फॉलो अप करना होता है। सबसे पहले कोहॉर्ट स्टडी और कंडक्ट इन 3 फंडामेंटल स्टेप्स। आपने 3 स्टेप्स में कोहॉर्ट स्टडी को जो है ना वो कंडक्ट करना है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कोहॉर्ट्स ऑफ एक्सपोज एंड अनएक्सपोज पीपल। आपने सबसे पहले जो पॉपुलेशन आप लेते हो तो उनमें आप नॉन डिजीज वाले लोग लोगे, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, आप जो है ना उस नॉन डिजीज में आप एक्सपोज और नॉन एक्सपोज अनएक्सपोज को वो मालूम करोगे। फिर वो जो एक्सपोज और नॉन एक्सपोज आप लेते हो ना, तो वो मस्ट फ्री ऑफ द आउटकम्स या डिजीज होंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी। दूसरा जो है ना आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोज आपने लिए स्मोकर, अनएक्सपोज आपने ले ली नॉन स्मोकर। दूसरा, आप ऑब्जर्व ईच कोहॉर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आउटकम्स और इंटरेस्ट, या जो आप इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट ऑफ आउटकम है। फॉर एग्जाम्पल आप लंग कैंसर मालूम करना चाहते हो, आप कोरोनरी हार्ट डिजीज मालूम करना चाहते हो, आप उन पेशेंट में जो है ना ओबेसिटी की लेवल मालूम करना चाहते हो, तो आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है ना आप उसको फॉलो अप करोगे। जो 2 कोहॉर्ट्स आपने एक्सपोज अनएक्सपोज के लिए ली, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम पर 2 ईयर, पर 3 ईयर, पर 10 ईयर आप उसको जो है ना फॉलो अप करोगे। कंपेयर द रिस्क ऑफ आउटकम्स बिटवीन द कोहॉर्ट। अब इन दोनों कोहॉर्ट में जो रिस्क ऑफ आउटकम्स है, तो उसको आप एक आउटकम में, एक कोहॉर्ट में क्यों कौन सी रिस्क आ गई और दूसरी में जो रिस्क आउटकम्स आ गई, तो दोनों आउटकम्स को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे कि इसमें क्या एसोसिएशन क्या है इन दोनों में। ओके, अच्छा, ये सिंपल डिज़ाइन है। पॉपुलेशन आपने ले ली, पॉपुलेशन में आपने उन लोगों को सेलेक्ट किया जो बगैर डिजीज़ की थी, उनको आपने 2 कोहॉर्ट्स में डिवाइड की, एक एक्सपोज कोहॉर्ट हो गया, दूसरा नॉट एक्सपोज कोहॉर्ट हो गया। अब इन दोनों कोहॉर्ट को आपने फॉलो अप किया, फॉलो अप पर 5 ईयर, 10 ईयर, और उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आ गई, तो रिजल्ट 4 ग्रुप्स बन गए। एक वाला एक्सपोज में डिजीज और नॉन डिजीज हो गया, दूसरा नॉट एक्सपोज में डिजीज और नॉन डिजीज वाले लोग हो गए। ओके, अच्छा, फिर आप इसी कोहॉर्ट स्टडी को हम 2 चीज़ों में या 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहले वाले को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, दूसरे को हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में क्या होता है कि इसमें आप कॉन्करेंट कोहॉर्ट स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल भी इसको हम कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें ये वाला देखिए, ये प्रोस्पेक्टिव है, तो इसमें हम एक्सपोजर को उठाते हैं, एक्सपोजर को मुतय्यन करते हैं कि ये एक्सपोज है, ये नॉन एक्सपोज है, और उसको फिर हम फॉलो अप करते फॉर द फ्यूचर कि आया जो एक्सपोज है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग पेशेंट्स हैं, तो आइए स्मोकिंग पेशेंट तो एक्सपोज है लंग कैंसर के लिए, लेकिन इनमें लंग कैंसर डेवलप होता है या नहीं, इसके लिए हम इसको फॉलो अप करते हैं। तो ये क्या होगी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, और इसको हम कॉन्करेंट भी कहते हैं। कॉन्करेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बैक वक्त हम मालूम करते हैं कि ये एक्सपोज पॉपुलेशन है, ये नॉन एक्सपोज है, तो दोनों को हम मालूम करते हैं, एक्सपोज नॉन एक्सपोज को, साथ में हम मुतय्यन करते हैं कि इनको ये वाला डिजीज़ के लिए, इस वाली डिजीज़ के लिए हमने इसको फॉलो अप करना है। ओके, तो उसी डिजीज़ के बारे में या मल्टीपल आउटकम्स भी फिर इनमें उसके आते हैं, लेकिन हमारा एक डिजीज़ ऑफ इंटरेस्ट हमारा होता है कि हमने कौन सी वाली मालूम करना है। तो एक्सपोजर से जो है ना फिर आप अंदाज़ा लगाते हो, एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर को आप बैक वक्त सेलेक्ट करते हो, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कॉन्करेंट कोहॉर्ट स्टडी, और इसको लॉन्गिट्यूडनल इसी वजह से कहते हैं कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको हम फॉलो करते हैं। अच्छा, दूसरा वाला जो डिज़ाइन है उसको हम कहते हैं, दूसरा टाइप्स रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव में आप बैक में चलते हो,
बैक में कैसी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आप एक हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल में आपके पास पेशेंट है लंग कैंसर का, मैं आपको बता दूं लंग कैंसर का पेशेंट है आपके पास उसके रिकॉर्ड प्रेजेंट है, रिकॉर्ड मौजूद है। आप उसके लंग कैंसर को डायरेक्टली इधर नहीं देखते, आप उसकी एक्सपोजर को मालूम करना चाहते हो कि ये जो लंग कैंसर का पेशेंट है इनको किन किन चीज़ों का एक्सपोजर हुआ था ताकि उनके लंग कैंसर लगा है। तो आप डायरेक्टली उसकी, फॉर एग्जांपल या पेशेंट 2023 में आप उसका मुआयना कर रहे हो, तो डायरेक्टली आप चले जाते हो, वो आपके पास एडमिट है फ्रॉम 2015। तो 2015 के जो फाइल्स हैं वहाँ पे आप चलते हो कि 2015 में कौन सी एक्सपोज थी चीज़ें थी, किन चीज़ों को ये एक्सपोज था, किन चीज़ों को ये एक्सपोज नहीं था। तो वहाँ से आप स्टडी शुरू करते हो और फिर जो है ना आप आहिस्ता आहिस्ता आके एक फाइल, दूसरा फाइल, तीसरा फाइल, चौथा फाइल, और आप 2023 में आ जाते हो। इनमें आपको पता चलता है कि इनको ये जो डिजीज लगा था ये किस एक्सपोजर की वजह से लग गया था। ओके, कौन सा रिस्पेक्टर था। तो ये वाला जो डिजीज है जिसमें आप बैक में चलते हो और बैक से आप शुरू करते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, और इसको हम नॉन कंकरेंट कोहॉर्ट स्टडी भी कहते हैं। नॉन कंकरेंट क्यों, क्योंकि आपको सबसे पहले आउटकम्स का पता चलता है कि ये वाला आउटकम है, फिर आप बैक में चलते हो और उधर जो है ना आप एक्सपोजर को मालूम करते हो कि कौन सा वाला एक्सपोजर है। तो ये क्या है, दोनों को आप बैक वक्त, दोनों चीज़ों को आप बैक वक्त मालूम नहीं कर सकते, इसी वजह से इसको हम कहते हैं नॉन कंकरेंट कोहॉर्ट स्टडी। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है इधर कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये आउटकम्स है, आउटकम को आप पीछे चलते हो कि कौन सा वाला एक्सपोजर है इसमें या नहीं है, और फिर जो है ना आप उधर से शुरू करते हो, एक फाइल, दूसरा फाइल, तीसरा फाइल, और आप इनमें जो है ना आप आउटकम्स के लिए आते हो। तो इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव नॉन कंकरेंट या हिस्टोरिकल कोहॉर्ट स्टडी, क्योंकि आप हिस्ट्री से जो ये कोहॉर्ट मालूम करते हो। ओके, अच्छा, इसमें जो है ना कुछ बाइसेस भी होते हैं, जैसे कि रिकॉल बाइसेस हो गई या सिलेक्शन बाइस हो गया। तो इसी की वजह से जो एक्सपोजर होता है उस एक्सपोजर को हम सही तक नहीं पहुंच सकते कभी कभी, क्योंकि लोग जो है ना, रिकॉल बाइस का मतलब है कि लोग आपको कहते हैं कि मैं तो चीज़ भूल गया हूँ या उनसे कोई फाइल गुम हो गया होगा। तो वहाँ पे जो है रिकॉल बाइस, जैसे कि सिलेक्शन बाइस है, तो सिलेक्शन बाइस ऐसे है कि फॉर एग्जांपल कोई नर्स है, वो मुतयन करते हैं, तो उसके जहन में ये वाला डिजीज़ होता है कि लंग कैंसर इस पेशेंट को डेवलप है, तो वो इधर एक्सपोजर में भी फिर ढूंढते हैं कभी कभार कि ये एक्सपोजर को मैंने सेलेक्ट करना, ये नहीं सेलेक्ट करना, तो सिलेक्शन बाइस आते हैं। लेकिन जो कोहॉर्ट स्टडी पर्सपेक्टिव होते हैं उसमें सिलेक्शन बाइसेस नहीं होती, रिकॉल बाइसेस होते हैं। उसमें आप एक्सपोजर क्या लेते हो, सारे एक्सपोजर को, वेदर दे लीड्स टुवर्ड आउटकम और नॉट, लेकिन आप उसको जो है ना क्या करते हो, उसको आप फॉलो अप करते हो, तो उसमें सिलेक्शन बाइसेस भी नहीं होते, रिकॉल बाइसेस भी नहीं होते हैं। ओके, फिर इसमें होता है एम्बी डायरेक्शनल। एम्बी डायरेक्शनल वो होता है जिसमें आप दोनों को, रेट्रोस्पेक्टिव को भी फॉलो अप करते हो और प्रोस्पेक्टिव को। इसमें आप ऐसे करते हो कि आप आते हो पहले, आप आउटकम से आप आते हो पीछे वाली में। ओके, आप पीछे आ गई, अब इधर जो है ना आपने एक्सपोजर से शुरू किया, एक्सपोजर कौन सा एक्सपोजर था, कौन सा नॉन एक्सपोजर था, और फिर जो है ना आप आगे जाते हो कि इससे न्यू केसेस कौन सी डेवलप होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एम्बी डायरेक्शनल स्टडी कहते हैं। ओके, जो दोनों डायरेक्शन इसमें होते हैं। अच्छा, अब जो दो टाइप्स थी, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, तो इसमें सबसे पहला वाला जो टाइप है वो है प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन। प्रोस्पेक्टिव में हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव जैसे कि मैंने आपको बताया कि इधर 2000 से आपने चीज़ को सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा 2023 है, तो 2023 में हमने चीज़ को सेलेक्ट कर लिया कि ये चीज़ हमने पढ़ना है, और आप जो है ना फिर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स आप उसको, फॉर एग्जाम्पल 2023 से आपने जो है ना इधर इनको सेलेक्ट किया और आप उसको फॉलो करते हो 2025 तक। तो ये 2 ईयर का जो स्टडी है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव। तो इसमें हम क्या कहते हैं, नॉन रेंडमाइज सैंपल लेते हैं, उसको हम एक्सपोज और नॉन एक्सपोज में डिवाइड करते हैं, फिर उसका हम फॉलो अप करते हैं फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, फॉर 5 ईयर, और इनमें हमारे पास रिजल्ट आता है कि एक्सपोज में कितनों को डिजीज डेवलप हो गया और नॉन एक्सपोज में कितनों को डिजीज डेवलप हो गया, कितनों को नहीं हो गया। प्रोस्पेक्टिव स्टडी इन्वेस्टिगेटर क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव में इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट करते हैं या जो रिसर्चर होता है, तो स्टार्ट स्टडी फ्रॉम द बिगिनिंग से स्टडी स्टार्ट करते हैं विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन। इसको पॉपुलेशन का पता होता है कि कौन सी पॉपुलेशन को मैंने स्टडी करना है, एंड एक्सपोजर स्टेटस, और साथ में एक्सपोजर स्टेटस का भी इसको पता होता है कि कौन सा लोग एक्सपोज है और कौन सी नॉन एक्सपोज है। ओके, अब इस एक्सपोज और नॉन एक्सपोज को ये फॉलो फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज को डेवलपमेंट के लिए ये जो है ना उसको फॉलो अप करते हैं। 1 महीना बाद आते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या हाल है, दूसरा महीना, 1 साल, 2 साल बाद आते हैं, लोगों से पूछते हैं कि डिजीज कितनों को डेवलप हो गया, कितनों को नहीं है। It takes a relatively long time to complete the study, as long as the length of the study। आप फिर जो है ना ये क्या कहते हैं, ये जो है ना फिर relatively lengthy टाइम लेते हैं और उस स्टडी को जो है ना वो क्या करते हैं,
कंप्लीट करते हैं। ओके, तो टेक्स रिलेटिवली लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट द स्टडी को कंप्लीट करने के लिए एक लेंथी टाइम लेता है। फॉलो अप करते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो इसकी स्टडी लेंथन होती है। ओके, इसके बाद जो दूसरा वाला है वो है रेट्रोस्पेक्टिव। तो रेट्रोस्पेक्टिव में वही की वही टेक्निक आप अपनाते हो, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल दे दिया कि इसमें हम शुरू करते हैं प्रेजेंट से। प्रेजेंट में हम आउटकम से शुरू करते हैं, पीछे हम चलते हैं जो इसके रिकॉर्ड्स होते हैं और उस रिकॉर्ड में मालूम करते हैं कि उधर जो 1980 में 2000 में हम स्टडी करते हैं, लेकिन 1980 की फाइल्स में हम चलते हैं कि उधर एक्सपोजर किया था और नॉन एक्सपोजर किया था, और फिर हम एक एक फाइल को स्टडी कर 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 करके आखिरकार जो है ना आते हैं 2000 तक उस अपने आउटकम में। ओके, तो इसमें आप एक्सपोज और नॉन एक्सपोज को आप कहाँ सेलेक्ट करते हो, 1980 में, फिर जो है उसके आप फॉलो अप करते हो और इनमें आते हो तो आपके पास जो डिजीज केसेस है वो आप प्रेजेंट केसेस है और नॉन डिजीज, ये सारे फिर आपको मालूम होते हैं। ओके, अब रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, यूजेस एग्जिस्टिंग डेटा कलेक्टेड इन द पास्ट टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन एंड एक्सपोजर स्टेटस। इसमें हम एग्जिस्टिंग डेटा, जो डेटा हमारे पास होता है, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं, तो उसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब पॉपुलेशन एंड एक्सपोजर स्टेटस, साथ में पॉपुलेशन और एक्सपोजर स्टेटस भी हम विद इन द टाइम जो है ना हम ये मालूम करते हैं कि हम पिछले चले जाते हैं, उधर हम मालूम करते हैं कि कौन सी चीज़ एक्सपोज था, कौन सी चीज़ों को ये नॉन एक्सपोज था। फिर डिटरमाइंस एट प्रेजेंट द डेवलपमेंटल स्टेटस ऑफ द डिजीज, और प्रेजेंट में हम फिर मालूम करते हैं कि कौन सी डेवलपमेंटल स्टेटस है डिजीज़ की, कितने लोगों को डिजीज़ लग गया है या कितनों को नहीं लगा है, कौन सी एक्सपोजर की वजह से लगा है। इन्वेस्टिगेटर स्पेंड रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, इधर जो है ना ये थोड़ा सा वो होता है, इजी होता है, और जो इन्वेस्टिगेटर होता है शॉर्ट टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास डेटा पॉपुलेशन, स्टडी पॉपुलेशन उसके पास एग्जाम्पल होता है, उसका एक्सपोजर नॉन एक्सपोजर का पता होता है पास्ट हिस्ट्री से, और जो डिटरमिन्स होता है, जो डिजीज़ होता है, तो वो उसके लिए कोई फॉलो अप वगैरह दरकार नहीं होता, डायरेक्टली जो है ना आप उसको क्या करते हो, प्रेजेंट में हम मालूम करते हो, अब हमें पता चलता है कि किन लोगों को डिजीज़ लगा है। ओके, फिर इसके बाद आता है हमारे पास कंबाइंड प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। तो कंबाइंड प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव में आप क्या करते हो, इन्वेस्टिगेटर यूजिंग कलेक्टिंग डेटा यूजेस एग्जिस्टिंग डेटा कलेक्टेड इन द पास्ट। इसमें जो है ना इन्वेस्टिगेटर मालूम करते हैं जो एग्जिस्टिंग डेटा उनके पास होता है, तो वो मालूम करते हैं और फिर क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन एक्सपोजर स्टेटस फ्रॉम द पास्ट हिस्ट्री। पास्ट उनके साथ जो रिकॉर्ड होता है उससे आप वो एक्सपोज नॉन एक्सपोज को मालूम करते हैं, फिर उसके फॉलो अप करते हैं पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि दोनों इसमें प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव दोनों हैं, तो डेवलपमेंट या न्यू केसेस की डेवलपमेंट के लिए फिर उसके फॉलो अप करते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स स्पेंड रिलेटिवली शॉर्ट टाइम टू एसेंबल द डेटा पॉपुलेशन, स्टडी पॉपुलेशन को एसेंबल करने के लिए उसको शॉर्ट टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट होता है, पास्ट डेटा से वो लेती है। विल स्पेंड एडिशनल टाइम फॉलोइंग देम इनटू द फ्यूचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, और न्यू केसेस को मालूम करने के लिए फिर वो एडिशनल टाइम लेता है। तो प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव दोनों इसमें आ गए। अब कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन में आप किन चीज़ों को मेजर करते हो, तो इसमें हम बेसिकली 3 चीज़ों को मेजर करते हैं। पहला वाला होता है इंसिडेंस रेट, दूसरा वाला होता है रिलेटिव रिस्क, और तीसरा वाला होता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क। इंसिडेंस रेट में हम क्या करते हैं, बिटवीन एक्सपोजर एंड नॉन एक्सपोजर में हम इंसिडेंस मालूम करते हैं कि एक्सपोज में कितनी डिजीज आ गई और नॉन एक्सपोज में कितनी डिजीज आ गई। रिलेटिव रिस्क में हम क्या करते हैं, इसमें हम एसोसिएशन मालूम करते हैं, एक्सपोजर और आउटकम्स के दरमियान क्या ताल्लुक है, लिंकेज है या नहीं है, तो हम रिलेटिव रिस्क में मालूम करते हैं। एट्रीब्यूटेबल रिस्क में हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास एक्सपोजर और आउटकम्स के दरमियान जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रेंथन है, कितनी हद तक एक्सपोजर अफेक्ट करते हैं आउटकम्स को, तो वो हम एट्रीब्यूटेबल रिस्क में मालूम करते हैं। ओके, अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हम मालूम करेंगे इंसिडेंस रेट। क्या हमारे पास इंसिडेंस रेट क्या है, तो डिजाइन ऑफ स्टडी कोहॉर्ट स्टडी ये वाला है। फर्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं एक्सपोज नॉन एक्सपोज को, 2 कोहॉर्ट हमने सेलेक्ट की। इस एक्सपोज में किन लोगों को डिजीज डेवलप हो गया, किन को डेवलप नहीं हो गया। फिर नॉन एक्सपोज में किन लोगों को डिजीज डेवलप हो गया, किन को डिजीज डेवलप नहीं हुआ। अच्छा, टोटल हमारे पास आ गए A+B एक्सपोज का और C+D नॉन एक्सपोज का। इंसिडेंस हम किस तरह मालूम करेंगे, इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, तो डिजीज का इंसिडेंस A वाला है, तो A डिवाइडेड बाय A+B, नॉमिनेटर डिवाइड बाय नॉमिनेटर प्लस डी, नॉमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, डिजीज प्लस नॉन डिजीज, तो A डिवाइड बाय A+B। इसी तरह इधर जो है ना ये नॉमिनेटर C हो गया हमारे पास, डिजीज केस डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, डिजीज प्लस नॉन डिजीज, तो C+D हमारे पास इंसिडेंस रेट आ गया। इंसिडेंस रेट इन एक्सपोजर में हमारे पास आ गया A डिवाइड बाय A+B, नॉन एक्सपोजर में आ गया C डिवाइड बाय C+D। इंसिडेंस एंड टोटल में एक्सपोज प्लस नॉन एक्सपोज जब हम दोनों को मेजर करते हैं, ऐड करते, दोनों साथ A+C डिवाइड बाई A+B प्लस C+D, तो ये हमारे पास हो गया इंसिडेंस
रेट। अच्छा, इंसिडेंस रेट में हम डायरेक्टली हम केसेस को मालूम करते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास है रिलेटिव रिस्क है। रिलेटिव रिस्क में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिलेशन होता है बिटवीन द एक्सपोजर एंड आउटकम्स वो हम मालूम करते हैं। कोहार्ट स्टडी डिटरमाइन वेदर देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर टू अ वेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। जो वेक्टर एक्सपोजर होता है और जो डिजीज डेवलपमेंट होता है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन है या नहीं है। तो रिलेटिव रिस्क में हम एक्सपोज इंसिडेंस एंड एक्सपोज डिवाइड बाय इंसिडेंस एंड नॉन एक्सपोज, ये दोनों हम मालूम करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास है इंसिडेंस एंड एक्सपोज, ये वाला है हमारे पास डिजीज और ये वाला है नॉन डिजीज। ये एक्सपोजर डेटा है, ये नॉन एक्सपोजर। तो हमारे पास एक्सपोजर में जिनको डिजीज लगी है वो 50 है, जिनको डिजीज नहीं लगा वो 70 है। फिर नॉन एक्सपोजर में जिनको डिजीज लग गया वो 40 है, जिनको डिजीज नहीं लगा वो 110 है। ओके, नॉन एक्सपोजर में। रिलेटिव रिस्क इसी फार्मूले के बिहाफ पे हम मालूम करते हैं। तो रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइड बाई सी प्लस डी। तो ए हमारे पास इधर क्या है, ए 50 है, डेटा को आप वो डाल दो। ए प्लस बी हमारे पास हो गया 50 प्लस 70 120 डिवाइडेड बाई सी हमारे पास जो है ना वो 40 है, डिवाइड बाई सी प्लस डी हमारे पास 40 प्लस 110 इज इक्वल टू 150। दोनों को आप ये वाला डिवीजन है क्रॉस में डिवाइड क्रॉस में चेंज करो तो ये दोनों उल्टा हो जाएंगे। इसके से जब आप जवाब निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.56। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि रिलेटिव रिस्क, अगर हमारे पास रिलेटिव रिस्क जो है ना वो 1.56 आ गया तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोजर में इतनी % ज़्यादा चांसेस है कि उसमें डिजीज डेवलप हो जाए। या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना रिलेटिव रिस्क आ गया 10, तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि हमारे पास 10 टाइम्स चांसेस ज़्यादा है एक्सपोजर में डिजीज डेवलप की बमुकाबले अनएक्सपोज की। ओके, अच्छा, रिलेटिव रिस्क अगर हमारे पास 1 के आता है तो हम ये डिटरमिन करते हैं कि एक्सपोजर और आउटकम्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेटिव रिस्क हमारे पास 1 के मैक्सिमम ज़्यादा आता है तो फिर ये हम मालूम करते हैं कि एक्सपोजर और डिजीज़ के दरमियान पॉजिटिव लिंकेज है। अच्छा, फिर अगर रिलेटिव रिस्क 1 से लेस आता है तो फिर ये हम मालूम करते हैं कि एक्सपोजर और डिजीज़ के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो एक्सपोजर है वो उल्टा एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है फॉर द डिजीज़ को कम करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि रिलेटिव रिस्क 1 से नीचे आ गया तो फिर प्रोटेक्टिव फैक्टर को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर है एट्रीब्यूटेबल रिस्क है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है, दिस इज डिटरमाइंड बाय द attributable risk which is defined as the amount of protection of disease incidence और disease risk। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज इंसिडेंस को मालूम करते हैं कि ये वाला डिजीज आ गया इसी फैक्टर की वजह से आ गया, तो ये फैक्टर कितना हावी होता है इस डिजीज पे, दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ स्पेसिफिक एक्सपोजर। अब ये जो इंसिडेंस आता है तो ये हम किन एक्सपोजर को एट्रीब्यूट करते हैं, कौन सी एक्सपोजर को ये इंसिडेंस हम एक्सपोज करते हैं, तो उसी के अमाउंट को मालूम करने के लिए, प्रोपोर्शन को मालूम करने को हम एट्रीब्यूटेबल रिस्क कहते हैं। एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज कैलकुलेटेड एज फॉलोड, रिस्क डिफरेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज ग्रुप। तो ये हमारे पास रिस्क इंसिडेंस या एट्रीब्यूटेबल रिस्क होता है। ओके, अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ कोहार्ट स्टडी। आप कोहार्ट स्टडी के कौन सी एडवांटेजेस है और कौन सी डिसएडवांटेजेस है। तो जो एडवांटेज है यूजफुल फॉर रेयर एक्सपोजर, इसको हम रेयर एक्सपोजर के लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं कोहार्ट स्टडी को, क्योंकि इसमें जो है ना हम एक्सपोजर पहले से सेलेक्ट करते हैं कि ये एक्सपोज है ये नॉन एक्सपोज है, तो हम एक एक एक्सपोजर के पीछे चल सकते हैं। लेकिन जो बाद में इनमें आउटकम्स आते हैं तो रेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रेयर आउटकम्स हो, हमारे पास सैंपल साइज कम है, तो हो सकता है कि वो आउटकम हमारी इतना रेयर हो कि हमारी सैंपल साइज में आ ही नहीं जाए, तो हमारा जो स्टडी है वो वैसे ही चला जाएगा। तो रेयर आउटकम नहीं, एक्सपोजर हम रेयर ले सकते हैं, क्योंकि एक एक एक्सपोजर के पीछे हम चलते हैं, हम डायरेक्टली शुरू करते हैं एक्सपोजर से। अच्छा, यूजफुल फॉर मोर देन वन आउटकम, इसको जो है ना मोर देन वन आउटकम के लिए भी आपने एक्सपोजर ले लिया। स्मोकिंग, अब स्मोकिंग को आप फॉलो अप करते हो इनमें आपके पास रिजल्ट आ गया कि लंग कैंसर भी इससे डेवलप होता है, माइकार्डियल इन्फेक्शन भी डेवलप होता है, हाइपरटेंशन भी डेवलप होता है, तो मल्टीपल आउटकम्स के लिए यूज होता है। इंसिडेंस ऑफ द आउटकम एंड इंसिडेंस रेट, आउटकम की जो इंसिडेंस है तो आप इसमें मालूम करते हो, जिसको हम इंसिडेंस रेट भी कहते हैं, जैसा कि हमने पहले मालूम किया। रिलेटिव इंसिडेंस रेट हमने मालूम किया। Temporal relationship between exposure and outcome is clear as exposure status is defined as start of a study। तो इसमें हम टेम्पोरल रिलेशनशिप, हमारे पास एक्सपोजर और आउटकम्स के दरमियान टेम्पोरल रिलेशनशिप होता है। किस तरह, जैसे कि मैंने कहा टेम्पोरल रिलेशन ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को कहते हैं कि ये एक्सपोजर पहले आ गया, फिर हमने उसको फॉलो अप किया और इनमें जो है ना हमारे पास आ गया आउटकम। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये है एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान एक टेम्पोरल रिलेशनशिप होता है। फिर इसके बाद
प्रोस्पेक्टिव मिनिमाइज बाइसेस एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर। अगर हमारे पास प्रोस्पेक्टिव स्टडी है तो हम बाइसेस को मिनिमाइज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाइसेस क्या होते हैं, रिकॉल बाइसेस होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव में मोस्टली आते हैं, या सिलेक्शन बाइसेस होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, तभी वो आते हैं जब आपके पास आउटकम का पता हो। तो फिर जो है ना, आउटकम से आप शुरू करते हो तो आप सिलेक्शन उसमें करते हो, रिकॉल बाइसेस होते हैं, तो प्रोस्पेक्टिव में वो बाइसेस नहीं होते। समटाइम्स द ओनली एथिकल और लीगल वे टू स्टडी, ये जो है ना ओनली एथिकल लीगल वे क्यों है, क्योंकि इसमें जो है ना हम एक्सपोजर को लेते हैं और एक्सपोजर से जो है ना फिर हम चलते हैं आउटकम्स की तरफ। तो ये कैजुअलिटीज को हम कहते हैं कि आप जो एक्सपोजर से जो है ना या काजेज से आप आउटकम की तरफ चलते हो, तो दरमियान में जो इधर उधर आते हैं या वो स्टडी आता है जो आपको लगता है कि ये जो है ना ये एक्सपोजर कहीं अवल चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ड्रग इंटरवेंशन की वगैरह, तो वो जो है ना फिर आप क्या करते हो, आपको पता चलता है कि ये चीज़ जो है ना ये कहीं और रास्ते पे चला जाता है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। या इस तरह कि इसमें जो है ना कोई वो इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं होती है, कोई इन्वेसिव प्रोसीजर, या आप सैंपल में कोई चेंजेस वगैरह नहीं लाते हो, तो इसी वजह से जो है लीगल या एथिकल वे है। क्योंकि ह्यूमन में ज़्यादातर हम कोहार्ट स्टडी अप्लाई करते हैं। बाकी जो स्टडीज़ हम पढ़ते हैं ना, कि बाकी स्टडीज़ हम सिर्फ हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के लिए करते हैं, फिर वो हाइपोथेसिस जब आप ह्यूमन पे टेस्ट करते हैं उसके लिए हम फिर कोहार्ट स्टडी यूज़ करते हैं। इसी वजह से ये कि इसमें जो है ना कैजुअलिटी का पहले से पता होता है, और दूसरा ये जो है ना इन्वेसिव प्रोसीजर वगैरह इसमें नहीं होती। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में स्ट्रेटिफिकेशन हम करते हैं, इसमें स्ट्रेटिफिकेशन बाद में भी आएंगे, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन में सैंपल से इधर आप जान ले कि हम स्ट्रेटा में पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं। स्ट्रेटा मतलब ये है कि ऐसी कोहार्ट हम बनाते हैं कि वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे कि मेल को हम अलग करते हैं, फीमेल को हम अलग करते हैं, तो ये क्या स्ट्रेटिफिकेशन है, मेल का अलग करेक्टर है, फीमेल का अलग करेक्टर है। नेस्टेड केस कंट्रोल, नेस्टेड केस कंट्रोल क्या होता है कि इसमें हम आउटकम्स के लिए जो है रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये भी हम एप्लीकेबल करते हैं कोहार्ट स्टडी में। मल्टीवेराइटा एनालिसिस एडजस्टमेंट, तो ये क्या होता है, मल्टीवेराइटा में हम क्या करते हैं, कंटेंट डेटा मोर देन 2 वेरिएबल्स, इसमें 2 वेरिएबल से ज़्यादा डेटा होता है। जैसा कि हम कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी, एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस, तो ये मल्टीवेराइटा डेटा है हमारे पास, तो वो भी हम कोहार्ट स्टडी में करते हैं। ओके, अच्छा, डिसएडवांटेजेस की क्या है, डिसएडवांटेजेस में नॉट गुड फॉर स्टडी ऑफ रेयर आउटकम्स, रेयर आउटकम्स के लिए हम ये स्टडी नहीं करती, उसके लिए ये स्टडी अच्छा नहीं है। ओके, तो ये इसका एक, क्योंकि रेयर आउटकम्स हम इसमें जो है ना आउटकम्स के लिए फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप के लिए अगर आप रेयर आउटकम मालूम करना चाहिए तो उसके लिए आपने बहुत लंबा या लेंथी, बहुत ज़्यादा लार्ज सैंपल साइज लेना होता है, ताकि फिर जो रेयर आउटकम है वो आपके पास इस सैंपल साइज में आ जाए, और वो हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते कोहार्ट स्टडी में। तो इसी वजह से हम रेयर एक्सपोजर के लिए तो स्टडी करते हैं, लेकिन रेयर आउटकम्स के लिए स्टडी नहीं होती, तो इसकी डिसएडवांटेज है। एप रेट्रोस्पेक्टिव दे रिलाई ऑन द एडिकेसी ऑफ रिकॉर्ड, अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हो तो वो कम्प्लीटली जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसकी रियलिटी या एक्चुअलिटी पे डिपेंड करता है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। हो सकता है कुछ रिकॉर्ड में कुछ मिस हो और आपको सही डेटा न मिल जाए। एक्सपोज में बी फॉलोड मोर क्लोजली देन अनएक्सपोज, अब इसमें जो है ना आपको पता चलता है कि ये वाला जो है ना हमारे पास क्या आउटकम है, तो आउटकम के हिसाब से फिर आप एक्सपोजर को ज़्यादा फोकस देते हो, और जो अनएक्सपोज होते हैं उसको आप ज़्यादा फोकस नहीं देते, तो ये हमारे पास एक बाइसिस होते हैं इसमें, डिसएडवांटेज इसकी। ए प्रोस्पेक्टिव दे कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड स्लो, अगर हमारे पास प्रोस्पेक्टिव होता है तो एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपने जो है ना महीना बाद, 2 महीनों बाद, साल बाद जो है ना आपने उसका स्टडी करना होता है, उसके रिकॉर्ड्स आपने लेने होते हैं, हर वक्त जो है ना आप रिकॉर्ड जमा करोगे, तो ये क्या एक्सपेंसिव है। और दूसरा स्लो भी है, आप फॉलो अप में जो है ना आप 2 साल, 5 साल, 10 साल लगाते हो। As they are slow follow-up study, the validity of results is highly sensitive to losses to a follow-up. ये follow-up study है तो इसमें ये खतरा बहुत ज़्यादा होता है कि इसमें जो follow-up आप करते हो तो आपसे लोग मिस हो जाते हैं, इंडिविजुअल या जो आपका सैंपल साइज होता है ना, तो उसमें लॉसेस आते हैं। जैसा कि कुछ लोग जो है ना उधर से माइग्रेशन करते हैं, विड्रॉल आते हैं, कुछ लोग जो है ना कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता स्टडी, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, आप जो है ना खुद उधर नहीं जा सकते हैं, खुद जो है ना कभी कभार आपसे मिस होता है, लोग जो है ना अक्सर बार जो है ना लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, और कभी कभार जो है ना उसमें डेथ्स आते हैं। तो ये फिर जब इंडिविजुअल लॉस होता है तो आपके पास सैंपल साइज कम होता है, आपने स्टडी उन सैंपल पे की है और वो सैंपल्स ख़त्म हो गए, आपकी सोसाइटी से चले गए, तो फिर अपनी स्टडी को आप सारी सोसाइटी में या सारी पॉपुलेशन पे आप जनरलाइज नहीं करते। इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए फिर आपने एक लेंथी या लार्ज सैंपल साइज लेना होता है, जो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इस पर फिर एक्सपेंसिव बनता है, वो टाइम फिर बहुत ज़्यादा लेता है। तो ये हमारे पास था क्या, ये हमारे पास था कोहार्ट स्टडी को हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम केस कंट्रोल स्टडी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।